हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है डार्क रिएक्शन। पिछली वीडियोस में हमने लाइट रिएक्शन के बारे में कर लिया। अभी डार्क रिएक्शन और इसमें जो कैल्विन साइकिल है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो जो रिएक्शन होता है इसको हम बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं और इसके अंदर कैल्विन साइकिल चलता है। ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है। हम पढ़ते हैं ना, जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया तभी हमने ये स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वाटर होता है वो मिलके क्या बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, है ना, क्या मिलके बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, शुगर बनाते हैं C6H12O6, है ना, और साथ में वाटर और ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं, है ना। तो यही फॉर्म होता है। तो अभी ये सारी प्रोसेस होती कैसे है हमने वो पढ़ना है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो रिएक्शंस होती हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है, एक होती है डार्क रिएक्शन। तो आपने लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, जिसमें हमने क्या था कि लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें पिगमेंट्स वगैरह जो हैं वो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 की हेल्प से आगे जो है वो NADPH और ATP फॉर्म करते हैं। तो अभी जो प्रोडक्ट जो हैं लाइट रिएक्शन के थ्रू तैयार हुए, NADPH प्लस H पॉजिटिव जो है ना, साथ में जो ATP तैयार हुआ था फोटो सिस्टम 1 2 दोनों के थ्रू, तो ये जो हैं अभी प्रोडक्ट रिएक्टेंट के तौर पे इसमें यूज़ होंगे ताकि ग्लूकोज बन सके। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है। ये हमने याद रखना है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे हुई थी, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर हुई थी ना। तो ये जो डार्क रिएक्शन होती है ये स्ट्रोमा पार्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में होती है, वो ग्रेना में हुई थी। तो डार्क रिएक्शन में क्या है, ये लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, होती दिन के टाइम पे ही है डार्क रिएक्शन भी, पर लाइट का कोई मतलब इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, बस लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट इसमें ज़रूर यूज़ होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है इससे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके यूज़ करके ये क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। फिर यूज़ द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन टू प्रोड्यूस अ ग्लूकोज के जो ATP NADPH बना उसको यूज़ करके ही ग्लूकोज बनाई इन्होंने। तो प्रोडक्ट क्या तैयार हुआ, इसका प्रोडक्ट क्या तैयार हुआ, ग्लूकोज यानी कि शुगर। ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास बनता है ग्लूकोज का। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके। ठीक है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर है कैल्विन साइकिल में क्या है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द ATP और NADPH। ठीक है, कि ATP और NADPH जो है, जो हमें पीछे लाइट रिएक्शन से मिले थे, और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके, वाटर के 6 मॉलिक्यूल को यूज़ करके कितना बना, एक ही ग्लूकोज बना। ठीक है, तो फिर है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है, मतलब कैल्विन साइकिल में क्या क्या होता है, कैल्विन साइकिल किसने बताया था, तो ये हमें पता होना चाहिए। जो कैल्विन साइकिल है इसको डिस्कवर किया था मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने 1950 में। ठीक है, मेल्विन कैल्विन जो था ना, उसके नाम से ही इसका नाम कैल्विन साइकिल रख दिया। कैल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसका पहला कंपाउंड बनता है ना, स्टेबल कंपाउंड, वो 3 कार्बन वाला ही बनता है, तो इसलिए हम इसको C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल बोलते हैं। तो मेल्विन कैल्विन ने अभी इसके बारे में पता कैसे किया, समझाया कैसे कि किन चीज़ों पे ये यूज़ होके देन ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। तो उसने, मेल्विन कैल्विन ने क्लोरेला नाम के प्लांट पे स्टडी किया इसको। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यानी कि कार्बन जो है, कार्बन 14, इसको यूज़ करके उसने जो है वो स्टडी किया था इसके बारे में, क्लोरेला पे। ठीक है, कि ग्लूकोज प्रोडक्शन होती है कि नहीं। तो फिर है कि इट हेल्प्स इन द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बाय एंजाइम्स। ठीक है, इसमें एंजाइम भी काम आता है, उसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है और आगे प्रोडक्ट तैयार होता है। तो ये भी हमने ऊपर ही पढ़ लिया कि प्रोडक्ट कौन सा पढ़ा था, बना था, ग्लूकोज बना था। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। देन क्या क्या चाहिए कैल्विन साइकिल के लिए, क्या क्या चाहिए हमें, तो इसमें चाहिए, अगर एक मॉलिक्यूल बनना है ग्लूकोज का, क्योंकि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स लोगे आप, तो उससे एक ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। सो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 18 ATP चाहिए, 12 NADPH प्लस H पॉजिटिव चाहिए। तो इसके होते हैं हमारे पास 4 फेजेस होते हैं, कैल्विन साइकिल के 4 स्टेप हैं। ठीक है, उनमें से फर्स्ट स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्टिव, देन ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल एंड रीजनरेशन फेज। जो मेन +1 की बुक है वहाँ पे हम सिर्फ 3 ही स्टेप पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलेशन फेज आता है, देन रिडक्टिव, उसके बाद सीधा रीजनरेशन फेज आता है। ठीक है, तो ये जो असल में ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल होता है ना, इसमें जो
वो क्रेब साइकिल चलता है तो उसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होकर पायरुविक एसिड वगैरह आगे पायरुवेट वगैरह बना रही होती है ना, तो वो थोड़ा रिवर्स होके ना फिर से ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वही जो ग्लूकोज होती है रिवर्स कंडीशन में वही हमारे पास आती है। ठीक है, तभी जाके प्रॉपर ग्लूकोज मिल पाती है। तो इसीलिए ये BSc वगैरह में आगे मेंशन होता है, +1 में तो नहीं है। ठीक है, अभी इनके बारे में पहले एक बार डायग्राम से करते हैं, उसके बाद ही रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 फेजेस हैं, कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्टिव फेज है, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल फेज है एंड रीजनरेटिव फेज है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगी, कार्बोक्सिलेशन होगी। तो हमें क्या क्या चाहिए था इसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, साथ में 6 मॉलिक्यूल ही RuBP के चाहिए और साथ में 6 ही वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, तभी ये जो है वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी और आगे प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अभी हमने 6 मॉलिक्यूल्स क्यों लिए, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के 6 मॉलिक्यूल्स क्यों लिए, कहीं पे 3 होते हैं कहीं पे 1 होता है। देखो हमने एक ही, असल में जो अगर तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल लेते हो, ठीक है, तो सिंपल सी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड से ही एक मॉलिक्यूल बनता है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करोगे तो जाके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। तो अगर आप एक कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, एक मॉलिक्यूल ले रहे हो, तो इसका मतलब आपको 6 टाइम्स वो साइकिल को चलाना पड़ेगा। ठीक है, 6 ग्लूकोज बनाने के लिए, 6 कार्बन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 टाइम्स इस साइकिल को बार बार चलाना पड़ेगा, है ना, तभी जाके हमारे पास से 6 ग्लूकोज बनेंगे। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो एक ही साइकिल में हमारा ये कंप्लीट ग्लूकोज जो है वो बन जाएगा, 6 कार्बन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसलिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिया है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल RuBP के लेगा। RuBP को हम क्या बोलते हैं, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है ये। ठीक है, कि जो फॉस्फेट है वो 1 और 5 दो जगह पे लगा हुआ है और इसके कार्बन 5 होते हैं इसमें और मॉलिक्यूल कितने होते हैं इसके, 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, RuBP। तो कार्बन डाइऑक्साइड RuBP इनके 6 मॉलिक्यूल्स यूज हुए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव फेज की, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में 6 लिए हमने वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इनको मिला के रुबिस्को की हेल्प से, रुबिस्को एंजाइम होता है। ठीक है, तो राइबोलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो ये जो एंजाइम होता है इसकी हेल्प से ही कार्बन डाइऑक्साइड RuBP और वाटर ने मिलकर क्या बना दिया, पहला प्रोडक्ट बनाया, उसका नाम होगा 3-फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, यहाँ 3-फॉस्फोग्लिसरेट भी कह देते हैं इसको, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या है, 3PGA। ठीक है, 3 फॉस्फेट है। ठीक है, थर्ड नंबर पे फॉस्फेट लगा हुआ है ग्लिसरिक एसिड में। सो ये जो है अभी यहाँ पे ब्रेक इसने रिएक्ट किया ना, कार्बन डाइऑक्साइड ने, तो 6 कार्बन थे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे 3 कार्बन बने यहाँ पे। वो कैसे, देखो 6 कार्बन वाली जो चेन थी ना, ऐसे जो 6 कार्बन वाली चेन थी वो 3 कार्बन में ऐसे चेंज हो गया है। ठीक है, इस तरह से, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसमें के 2 जो हैं उस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड 3-3 करके चली जाती है, तो इसलिए C3 बोलते हैं। ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है तभी इसका नाम रखा गया C3 साइकिल। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में आएगा रिडक्टिव फेज, रिडक्शन होगी। तो ये जो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये बनाएगा 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, मतलब जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में जो फॉस्फेट हैं वो 1-3 दो पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो इसमें भी क्या होते हैं, 12 मॉलिक्यूल ही होते हैं। यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल थे तो यहाँ पे भी 12 मॉलिक्यूल ही होंगे। 12 बने कैसे, 6 ये वाले 6 ये वाले दोनों को लिया हमने, इसलिए 12 मॉलिक्यूल्स बने थे। तो यहाँ पे भी इतनी है, यहाँ पे भी इतनी है। ठीक है, क्या हुआ इसमें, बस रिडक्टिव फेज में ये मतलब ऐड होने के लिए जो एक फॉस्फेट और ऐड हुआ। देखो यहाँ पे तो 3 नंबर पे एक ही फॉस्फेट था, यहाँ पे 2 फॉस्फेट हैं, तो दूसरा फॉस्फेट कहाँ से है, इधर से। ठीक है, हमने क्या किया, जो लाइट रिएक्शन में ATP बना था ना, उसी 12 ATP को हमने लिया और 12 ATP में से जो फॉस्फेट है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो निकाल दिया। ठीक है, तो 12 ATP रिड्यूस होकर क्या बनेंगे, 12 ADP, मतलब ट्राईफॉस ने डाईफॉस्फेट बना दिया। ट्राई से डाई कब बनेगा, 3 से 2 कब बनेगा, जब एक निकल जाएगा तभी। ठीक है, सो यहाँ पे जो फॉस्फेट है उसने ADP बना दिया ट्राईफॉस्फेट ने, एंड उसी जो फॉस्फेट को यहाँ पे यूज़ किया गया, तो 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया 12 मॉलिक्यूल का। उसके आगे चलते हैं रिडक्टिव फेज में। आगे क्या हुआ कि अभी 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बना। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में भी 3 ही कार्बन है और 12 मॉलिक्यूल ही रहेंगे। पर अभी यहाँ पे क्या है, ग्लिसराल्डिहाइड बना कैसे, 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड कैसे बना, इनमें हाइड्रोजन चाहिए थी। ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या किया गया, यहाँ से जो
हमारे पास लाइट रिएक्शन का था NADPH प्लस H पॉजिटिव, उसी को यूज़ किया। 12 थे यहाँ पे, अगर ये 12 लिए तो हमने ये भी 12 लेने हैं, ठीक है, इसका डबल। तो 12 जो NADPH और H पॉजिटिव थे उसका रह गया 12 NADP, मतलब H यहाँ से निकल गया तो वही H यहाँ पे यूज़ हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आगे हुई ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल फेज। ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल फेज में मतलब जो ग्लाइकोलिसिस है उसका थोड़ा रिवर्स फेज चला। ग्लूकोज से पाइरुवेट वगैरह बनता है तो उसमें बीच में भी इंटरमीडिएट बनते हैं ना, तो वो इंटरमीडिएट दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर रिलीज हो गए, ठीक है। तो ये सेल में से रिलीज हो जाती है, ठीक है। ग्लूकोज जो बनी, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो अभी ये फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाले जो ATP रह गया या NADPH जो है उसका रिड्यूस होके NADP रह गया, तो ये दोबारा से लाइट रिएक्शन में चले जाएंगे लोड होने के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे दे दिया अपना जो गेन किया था, ठीक है, तो वापस चले जाएंगे। तो यही प्रोसेस फिर से वापस होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि और भी तो ग्लूकोज बनानी है, ठीक है। इसीलिए जब ग्लूकोज रिलीज हो गई तो इससे आगे फिर से रीजनरेटिव फेज चला, ठीक है, रीजनरेशन हुई। रीजनरेशन के दौरान फिर से क्या चाहिए हमें, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट चाहिए, मतलब 6-RUBP चाहिए। तो 6-RUBP कैसे बनेंगे, देखो जो हमारे पास ये देखो कितने हैं, 12 मॉलिक्यूल हैं, 3 कार्बन है, तो ये टोटल कितने बने, 12 3 36 बने, ठीक है। 36 मॉलिक्यूल बन रहे हैं हमारे पास, उसमें से 6 कार्बन निकल गए, यहाँ पे 36 कार्बन बने ना, उसमें से 6 कार्बन निकल गए, बाकी के बचे 30। अभी वो 30 कहाँ पे यूज़ होंगे, ये RUBP बनाने के लिए। कितने, 6 RUBP बनानी है हमें, और हमारे पास 30 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे 6 बनाने के लिए कार्बन साथ में हमारे पास 30 हैं, तो हम कैसे 6 वो बनाएंगे, मतलब 5 जो हैं 5 टाइम्स इसको देना पड़ेगा, ठीक है, तभी 30 के 30 जो हैं वो असल में यहीं पे 6 मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें कि RUBP है, ठीक है, कि कितने हैं, 1,5 बाईफॉस्फेट है, ठीक है, 1,5 बाईफॉस्फेट है, मतलब यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, यहाँ पे तो एक ही था 3 फोस्फो, यानी कि 3 नंबर पे एक ही फॉस्फेट था, तो यहाँ पे 2 कैसे आ गए, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि 2 फॉस्फेट आने का रीज़न है यहाँ से, ठीक है। जो ATP है ना, 6 ATP, अभी इसको दोबारा से 6 देने हैं ना, 6 RUBP बने, यानी कि 6 फॉस्फेट इसको देने पड़ेंगे। तो 6 फॉस्फेट देने के लिए 6 ATP जो है वो रिड्यूस होके 6 ADP बना देते हैं, डाईफॉस्फेट बना देते हैं, तो 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकले वो यहीं पे ऐड हो गए, ठीक है। एंड फिर से ये प्रोसेस चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो ये पूरी C3 साइकिल है वो चलता है, ठीक है। अब एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं कि कार्बोक्सिलेशन फेज में क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से, ये वाली कहाँ से आई, एटमॉस्फेयर से आई। एटमॉस्फेयर की कुछ तो प्लांट के अंदर ही होती है ना, क्योंकि प्लांट ने रेस्पिरेशन के दौरान भी रिलीज की कार्बन डाइऑक्साइड, तो इतनी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस कर सके। तो बाहर से एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है प्लांट में, एंड फिर जो स्टोमेटा में है ना, ऊपर वो एपिडर्मिस की लेयर होती है, नीचे मीजोफाइल सेल होते हैं, तो उन मीजोफाइल सेल्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड इस RUBP के साथ कंबाइन होती है, वाटर के साथ कंबाइन होती है, ठीक है, और क्या बना देती है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना देती है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, देन ये बन के अभी रिडक्टिव फेज चलेगा, ठीक है। रिडक्टिव फेज में क्या हुआ, जो ये 3PGA था, ठीक है, ये क्या होगा, फॉस्फोरिलेटिव बाय द ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें मतलब फॉस्फेट इसमें से निकलेगा, ATP की हेल्प से यहाँ से फॉस्फेट निकलेगा ताकि आगे वाला प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो सके, ठीक है। तो उसके बाद जो NADPH है वो भी यूज़ होता है ताकि हमारे पास एंड प्रोडक्ट क्या आ सके, यहाँ इस रिएक्शन का जो फेज का हमारे पास एंड प्रोडक्ट है 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, वो हमारे पास आ सके 12 मॉलिक्यूल वाला, ठीक है। तो इसीलिए ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव यूज़ होते हैं। देन थर्ड फेज में आता है ग्लाइकोलिटिक फेज, तो इसमें सीधी जो शुगर है वो फॉर्म हो जाती है, यानी कि ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल बन गया, 6 कार्बन से एक ग्लूकोज बनेगा। तो अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो तो आपको 6 साइकिल चलाने पड़ेंगे, तभी जाके हमारे पास 6 साइकिल के बाद जो है वो एक ग्लूकोज बन पाएगा, मतलब एक ग्लूकोज में 6 कार्बन वाला कंपाउंड हमारे पास आ पाएगा। फिर है रीजनरेटिव फेज, फिर से स्टार्ट हो जाएगा, एंड इसमें क्या होता है, RUBP दोबारा से जनरेट होता है ताकि वो अगले फिर से प्रोसेस स्टार्ट कर सके। तो रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है ये, ठीक है, जिसमें ये RUBP जो है वो रीजनरेशन के दौरान बना, ठीक है। तो अभी हमारा ये जो है C3 साइकिल ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो एक बार यहाँ से देख लो ताकि आपको कार्बन जो थे वो किस तरह से ब्रेक हुए वो क्लियर हो जाए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड थे, यहाँ पे ये फर्स्ट फेज चला, तो ये देखो 3 वो बन गए ना, 3 हमने कहा 3 कार्बन बने, तो यहाँ पे 3 कार्बन हैं और जो 12 मॉलिक्यूल हैं PGA के वो प्रेजेंट हैं। देन 12 ATP ADP में कन्वर्ट होगी, 12 NADPH NADP में कन्वर्ट होंगे, H को छोड़ के यहाँ पे H दे देंगे, तभी ये हमारे पास बनेगा 12 ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P, ठीक है, ये बना। इसमें भी देखो 3 कार्बन ही थे, तो आगे ग्लूकोज बन के यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में निकल जाएगी, ठीक है। जो ग्लूकोज होती है अगर तो प्लांट यूज़ करें तो सिंपल फॉर्म में मोनोसेक्राइड की फॉर्म में ग्लूकोज यूज़ हो जाएगी, अगर प्लांट ने
स्टोर करना है तो वो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मतलब डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड में ले सकता है, क्योंकि एक ग्लूकोज जो है वो यूज़ हो जाएगा। तो अगर उसको थोड़ा मतलब डाइसेक्राइड बनाना है तो डाई सुक्रोज बनाना है ना, तो सुक्रोज बनाने के लिए वो 2 ग्लूकोज को यूज़ करेगा, मतलब एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज को यूज़ करेगा, 2 मतलब वो मोनोसेक्राइड को। अगर उसने स्टार्च बनानी है तो वो कई सारे ग्लूकोज इकट्ठे करेगा एंड वो अपनी कार्बोहाइड्रेट बना लेगा, ठीक है, स्टार्च बना लेगा। देन फिर से ये साइकिल चलता है एंड फिर से जो ये RUBP है 6 वो बन जाती हैं यहाँ से RP से, ठीक है, राइबोलोज फॉस्फेट से, 6 राइबोलोज फॉस्फेट से 6 ATP ने ADP बना के अपने फॉस्फेट दिए तो 6 फॉस्फेट यहाँ पे यूज़ होकर RUBP फिर से बनेगा और फिर से साइकिल चलेगा, ठीक है। सो यही था हमारा C3 साइकिल। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अदरवाइज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिल सकें। और हम यहाँ पे काफ़ी मैं कोशिश करूँगी कि मास्टर कैडर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके। सो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।